बीपीएससी ट्री 3.0 ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। वर्तमान में अभी 6 मूल अधिकार है। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मूल अधिकार था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है 31, बी में है 32, सी में 33 है, डी में 34। तो सही क्या हो जाएगा? 32। तो ऑप्शन बी इसका सही है कि संविधान के 32 अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है, मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। बी में राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 23 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सी में राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, उपरोक्त सभी। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों को, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा तथा हृदय कहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए में है 19(1) का को, बी में 19(1) का चो, सी में 19(1) का खो और डी में 19(1) का छो। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 19(1) का को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन ए में है 44 में, 46 में, 42 में, 52 में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44 में संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। ऑप्शन ए में है मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा शोषण के अधिकार के अंतर्गत कितनी आयु कम के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए में 10 वर्ष, बी में 12 वर्ष, सी में 14 वर्ष, डी में 16 वर्ष। संविधान द्वारा शोषण के अधिकार के अंतर्गत कितनी आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए में है 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है?
तो अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए में है 5, 7, 6, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का ए, सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 22। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए में है मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए में है वादी योग है, वादी योग नहीं है, असंतः वादी योग है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा वादी योग नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए में भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायत का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। अनुच्छेद 40 जो है वह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत का संगठन करे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, नीति निदेशक तत्व से, ये सभी से। तो सही उत्तर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में नहीं था। ऑप्शन ए में है नीति निदेशक तत्व, ग्राम पंचायत का गठन, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना, ये सभी सुमेलित ही है कि अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बात करती है, और फिर अनुच्छेद 41 जो है काम करने का अधिकार, और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, 48 जो है कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था से संबंधित है। सभी सुमेलित ही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन। कहाँ से ली गई है? तो रूस से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य जो है कुल 11 है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो 11। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में कर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति,
कृपलानी समिति, देवराज अर्श समिति। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में है मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना, बी में मूल अधिकारों के महत्व को कम करना, सी में मूल अधिकारों तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, और डी में है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या मूल कर्तव्य संविधान की ओर से नागरिक को निर्देश देता है? ऑप्शन ए में नहीं, हाँ सिर्फ कुछ मूल कर्तव्य में विशेष परिस्थिति में। तो आंसर हो जाएगा विशेष परिस्थिति में मूल कर्तव्य जो संविधान की ओर से नागरिकों को निर्देश है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। राज्य की पूछे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है? तो राज्यपाल में। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है? तो राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है कौन कौन? ऑप्शन ए में है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, सी में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए में है चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद का निपटारा होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए में है बीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए में है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले न्यायाधीश है। ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति के सुब्बाराव, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़, डी में न्यायमूर्ति एम एच कानिया। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले राष्ट्रपति न्यायाधीश कौन होते हैं? वो पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इन सभी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। राज्य का पूछे तो राज्यपाल में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? 8 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 14 दिन। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन राजनीतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।